इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लोग दलित विरोधी। प्लीज बी सीटेड, प्लीज आप बैठिए, प्लीज बैठे। अबूज आपका हो गया, प्लीज आप बोलिए, स्टार्ट कीजिए। Sir, a strong, transparent and impartial electoral system is the foundation for any democracy. Free and fair elections, free and हो गया सर, हो गया मैडम का ये रिकॉर्डिंग। Sir, free and fair elections. इनका कोई रिकॉर्डिंग में नहीं जा रहा है, आपका ही रिकॉर्डिंग में जा रहा है। But also equally important is free and fair implementation of those laws which ensure a strong, impartial electoral system. So for that, the most important thing is to have an impartial, independent, unshackled election commission, which is not a caged parrot nor a mute puppet of the ruling party. So unfortunately, in the last 75 years, the various governments at the center and the state have taken many steps to weaken this electoral system, but I cannot think of a single step that has been taken to strengthen it. Sir, today I would especially like to bring to the notice of this House कि आज हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम इस हद तक फेल हो गया है सर कि हमने वोट चोरी के बारे में सुना है, ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में, लोकल बॉडीज में कैसे धक्का होता है। रूलिंग पार्टी जो इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है स्टेट का, ही इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। कागज फाड़ दो, नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दो, किडनैप कर दो, ये सारा कुछ चलता है सर ये छोटी इलेक्शंस में। लेकिन जब इनको आपको इलेक्शन सिस्टम को फ्रॉम बॉटम टू टॉप आप जब तक सफाई नहीं करेंगे तो द होल इलेक्शन प्रोसीजर इज अ फार्स। We are calling ourselves a democracy, but in reality there is no democratic system which is free and fair in this country anymore. And sir, the unfortunate part is कि आज तो democratic system का ये हाल हो गया है कि मैं एक पंजाब स्टेट से आती हूँ जहाँ एक democratically elected सरकार has been hijacked by the Aam Aadmi ex-corrupt minister Kejriwal, chief minister, who is out on bail. हमारी तो सारी वोट चोरी तो इतनी छोटी बात, हमारी तो सारी सरकार की चोरी हो गई है सर। आज पंजाब इज बीइंग रूल्ड एज सुपर सीएम बाय अरविंद केजरीवाल। हमारा मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट इज अ डमी मुख्यमंत्री एंड अ डमी कैबिनेट। केजरीवाल इज कंट्रोलिंग द सीएम, he is signing all the files, he is doing all the badali and the transfers. So he is sitting in the CM house, he is using our plane, our resources, spending all our money. शीश महल वहां पे बना रहे हैं। तो सर सारी पॉलिसीज केजरीवाल बना रहा है। तो जो 3/4 इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी वो डमी सीएम और डमी कैबिनेट का, इससे और बड़ी डेमोक्रेसी की धज्जियां क्या उड़ाई जा सकती हैं। और सर उनका डिप्टी मनीष सिसोदिया जो जेल काट किया है, पंजाब जाके कहता है साम दाम दंड भेद झूठ सच जो करना है करो, इलेक्शन जीतना है। और सर उसका सबूत आप देख लीजिए, ऑन गोइंग जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति की इलेक्शंस हो रही हैं उसमें उनका ऑडियो वायरल हुआ, उनके एसएसपी का जो सारे जिले की पुलिस को कह रहा है कि आपने जो करना है किडनैप करो, कागज फाड़ो, घर पे पकड़ो, ओपोनेंट्स को आप पेपर नहीं फाइल करने दो, बाकी स्क्रूटनी में सब। सर ऑडियो ऐसे वायरल है जैसे सरकार की पुलिस ही ये सब करने लग जाए। एंड सर इसका रिजल्ट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स ऑफ इसका व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस साम दाम दंड। तो मास रिजेक्शन जो हुई है आप देखिए कि ब्लॉक समिति और इसमें जिला परिषद में मजीठा ब्लॉक में 21 आउट ऑफ 23 जिला परिषद ऑफ ओपोनेंट्स रिजेक्टेड, राजस्थान 25 आउट ऑफ 35 रिजेक्टेड, तरन तारण 32 आउट ऑफ 32 रिजेक्टेड, बोहा नो अकाली लीडर अलाउड टू फाइल नॉमिनेशंस, गुरदासपुर 20 आउट ऑफ 21 रिजेक्टेड, जीरा एंड फिरोजपुर नॉट अ सिंगल अकाली वर्कर allowed to file their nominations, Bhikkhivind 100 out of 77 of 100 sir reject. So sir ये mass scale पे rejections, ये democracy है क्या? ये कोई लड़े जो unopposed elections are going on और पुलिस के साथ। So sir I would like to say कि ये तो छोटे लेवल पे तरन तारण की असेंबली बाई इलेक्शन हुई और अब सुनिए सर कि उधर इतनी पुलिस स्टेट बना के ये इलेक्शन कमीशन had to not transfer but suspend the SSP, the DSP and the SHO क्योंकि ऐसी दहशत और आफ्टर इलेक्शन अभी तक वो लोग लड़ाई ओपोनेंट्स के सबको उठाई जा रहे हैं। सर 2 minutes. So my last suggestion sir, I would like to give few suggestions only. If we want to clean up the electoral system sir, जी अपने आप को डेमोक्रेसी बोल के हमने पीठ थपथपानी है, so let's do a clean up। आज बात करके बात फिर वहीं की वहीं खड़े रह जाएगी तो कोई फायदा नहीं है।
So, sir, my suggestion is, पहले तो independent election commission हो, जो पहले system होता था, PM, CGI and the leader of opposition, ये rubber stamp वाले का कोई फायदा नहीं है. इसी तरह सर state जो elections होती हैं, उसमें outside observers हो या election officer बाहर का हो, not a puppet of that. Secondly, sir, my second suggestion जो हमारे प्रकाश सिंह बादल जी कहते थे, make the manifesto a legal document, sir. आज झूठ बोल के सारी पार्टी, ये आम आदमी कहती 1000 रुपए औरतों को देंगे, सारी फसलों का धन्यवाद जी, धन्यवाद. आप समाप्त कीजिए प्लीज. कांग्रेस सर 2 मिनट्स, समाप्त कभी कांग्रेस कहती घर घर नौकरी दे देंगे, किसानों का कर्जा, वहां झूठ बोल के सत्ता में आते हैं और फिर स्टेट एक्सपेक्टर वो लूट के पैसे कमा के चले हैं. सब वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स. सो सर डीबार सच पार्टी जो झूठ बोलते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बनाइए, डिजिटल ऑनलाइन फाइलिंग करिए नॉमिनेशंस के लिए, ताकि ऐसे मन धड़क कोई नहीं कर सके. और सर क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स जो ऐसे धक्का करते हैं. एंड सर आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू से दैट एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आइए, जो डिफेक्ट करता है immediately he gets disqualified. Thank you. Full transparency, political fine. Sir, last thing what I want to say here, आपने वोट चोरी सुनी, मैंने आपको बताया कि हमारी तो सारी सरकार चोरी हो गई. धन्यवाद जी. परसों कांग्रेस के एक सीनियर कांग्रेस में अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की भी चोरी होती है. सर माइक बहुत जरूरी चीज है. सर वन लास्ट पॉइंट, सर ये तो बहुत जरूरी, सर माइक चलाइए, सर बहुत जरूरी पॉइंट बता. प्लीज कौन हो गया सऊदी बसी जी, आप प्लीज स्टार्ट. कांग्रेस में 500 करोड़ देके ये कांग्रेस के एक सीनियर, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, प्लीज. तो सब चोरी मुख्यमंत्री की, सरकार की, पंचायत की, ग्राम सभा की. धन्यवाद जी. वसी जी, आप प्लीज स्टार्ट. सर क्लीन अप फ्रॉम बॉटम. थैंक यू मैम, प्लीज बी सीटेड. थैंक यू. Sir, thank you, sir. You allowed me to speak on a very important issue. Sir, I would like to point out at the outset that SIR is violative of parliamentary legislation. It violates the powers prescribed by Parliament. It's contrary to the judgment of Supreme Court, a 3 judges judgment of Lal Babu Hussain, and it is a malified exercise of power to selectively disenfranchise on the basis of religion. Sir, Election Commission of India cannot be bigger than Supreme Court and Parliament of India, sir. Sir, may I point out to you, sir, the representation of the RP Act of 1950 and Registration Electoral Rules 1960 prescribe that inclusion in the electoral roll will be based on self-declaration of citizenship backed by 106 documents of identity prescribed in Form 6 of 1960 rules, including Aadhaar. Now, this is an act which was passed in Parliament, sir. Supreme Court, in its Lal Babu Hussain judgment, held that once an voter has been included in the electoral roll, there is a presumption that they are citizens and they cannot be removed except by an inquiry into the citizenship of the individual voter and giving them an opportunity of hearing after informing the basis on which doubt arose concerning citizenship. What is happening now is that the Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representative of People Act 1950, Electoral Rules of 1960 passed by this House, and the Supreme Court judgment of Lal Babu Hussain, sir. SIR, sir, has turned this head on its head and puts onus on the voters, sir. Sir, voters who were part of the electoral roll in 2025, instead of being given the benefit of presumption, are required to submit documents to prove the citizenship. The 2003 electoral roll is arbitrarily fixed as the baseline for which revision is being conducted. Sir, ECI is not a body empowered to go into question of citizenship. A power lies with Ministry of Home Affairs, Government of India, and Foreigners Tribunal created under the Foreigners Act. Sir, may I point out to you that what ECI is doing is wrong. Section 14A of Citizenship Act 1950, read with 2003 NRC rules, Section 4, subsection 2, 3, 4, 5, 6, prescribe just such an exercise of evaluation of citizenship to be conducted by central government. How is it the ECI is assuming the power given to another agency of Parliament just by passing executive order? This is an occupied field. The ECI has no role to intervene. Sir, as per the ECI release, 65 lakh voters were included, whose names were included in the electoral roll after the commencement of SIR exercise omitted from draft roll published on August 1, 2025. After that, sir, several lakh voters where names were included in draft roll were served with show cause notice. I have the copy of show cause notice that doubts had arisen on their right to be included in the electoral roll, and they were asked to appear in person with documents to prove that they were entitled to be included in the electoral roll. Sir, on what basis did the ECI issue these notices? How did the doubt arouse? Form 6 rule has been passed by this August House. How can the ECI do it? They are violating the sanctity of a law that is passed in this August House. Sir,
Eventually, 3.66 lakh such persons were deleted from the electoral roll with no order made available in the public domain, giving the reason for deletion. Sir, under the SIR order, these persons are to be referred to authorities tribunal dealing with illegal foreign migration. Now, sir, look at this, what the government is supporting the ECI. When this 3.66 lakh such persons deleted, the government immediately, which was the draft is published on 30th August and finally 30th September, this government came out with the new Immigration and Foreigners Act 2025 and was notified, and an Immigration Foreigners Exemption Order 2025 cemetery is promulgated the same day. Under this order, sir, no action under Foreigners Act will be taken against illegal entry, presence for citizens of Nepal, Bhutan, Tibet and Sri Lanka, Tamils, in addition to persons other than Muslims belonging to Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Sir, when Supreme Court is seized on the petition of CAA, government issues a foreign exemption order. Why? Because they realize that in this 3.66 lakh, there can be people more than the non-Muslims also to protect them. You have done it, and then after 5 years of CAA, you will give them citizenship. That is why I say that this whole exercise, sir, I'm concluding, sir. This is why I say this whole exercise is a backdoor NRC. Sir, Ambedkar was asked, is India's democracy? He said only in formal sense. To be democracy in the substantial sense, political power was held by the most marginalized and the weakest. He repeatedly said political power is the key to social progress. You have only 4% Muslims over here. The ruling party has no Muslim member. If Lok Sabha increase the percentage of OBCs and the upper caste is there, now it is at the cost of whom? Muslims are not there. They're not being reflected in the secular parties. For example, if Muslim majority seats like Wayanad can elect non-Muslims, surely Rai Bareli, Amethi, Ottawa can elect Muslims, sir. And now coming to this electors, sir. We are only become electors. We are not getting elected. Please coming, sir. I'm concluding, sir. Give me 2 minutes, sir. Please, sir. Now coming to this whole donations, BJP got 88% of donations, sir. Nearly 2,243 crores. So we the people is now represented by We the Private Limited. I would request this ruling party to please consider adopting a mixed member parliamentary system like Germany. Each voter has 2 votes, one for their MP and one for a political party. A tally is done. First, all local winners get seats, and the rest of seats are filled with the overall number of seats. Each party has matches roughly percentage. Secondly, sir, delimitation. Don't do delimitation like what you have done in Kashmir and in Assam. Because if BJP is delimitation another game, it has to win, then the loser is going to other political parties. But the loser will be country's democracy. Sir, right to vote. Ambedkar called it a principal theory of the Constitution. I would demand, I have put a private bill last assembly, the age of contesting elections for MLA and Lok Sabha should be brought down to 20. Rajya Sabha 25, for Vidhan Sabha 22. Why? Because, sir, we have 52% of India's population under the age of 30. What are we giving to them? So that is why I propose. And lastly, Thank sir, you. I'm including this. Lastly, sir. Sir, I'm just concluding, sir. Lastly, sir, we must build a consensus and make right to vote a fundamental right. I oppose the SIR. This is nothing but backdoor NRC. This is an exercise, a selective exercise to disenfranchise people in the name of religion. Thank you, sir. सभापति जी धन्यवाद। आज का विषय देश के करोड़ों मतदाताओं के सम्मान और उनके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। सदन जानता है कि 22 दिसंबर 1930 को बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फ्रेंचाइज उप समिति में अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत में जिम्मेदार सरकार तभी बन सकती है जब वह उन सभी नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हो जिनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर वह कानून बनाती। और डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था कि सीमित मताधिकार अलपतंत्र को जन्म देगा और सत्ता जनता से दूर होती चली जाएगी। ये चेतावनी केवल भारत के संदर्भ में नहीं थी, बल्कि दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी इसका यही संघर्ष चला। ब्रिटेन ने 1928 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया। अमेरिका ने 1965 में वोटिंग राइट एक्ट इस सिद्धांत पर आधारित था कि कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया ऐसी ना हो जो गरीब नागरिकों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को मतदान से वंचित करे। न्यूजीलैंड में 1893 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला और इसके पीछे यही विचार था कि नागरिकता का मूल्य किसी दस्तावेज की उपलब्धता से नहीं बल्कि व्यक्तिगत गरिमा और अधिकार से तय होता है। हमारे अपने इतिहास में भी यही संघर्ष दिखता है। 1919 की स्टैनफोर्ड सुधारों से लेकर भारत सरकार ने 1935 तक मताधिकार